हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर दिया था, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हम ये मानते हैं कोई पार्टिकल यहां पे है, उसकी जो डिस्टेंस है वो r1 है। तो जो पार्टिकल जिसका मास m1 है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 दूरी पे है, मान लिया उसकी वेलोसिटी v1 है। ऐसे ही कोई और पार्टिकल मान लिया यहां पे है, वो m2 मास वाला है और उसकी पोजीशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 दूरी पे है, उसकी वेलोसिटी मान लिया v2 है। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स होगी वो होगी हाफ m1 v1 स्केयर, हाफ m2 v2 स्केयर, अप टू मान लिया n पार्टिकल्स हैं तो हाफ mn vn स्केयर, ये सारी एनर्जी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगी हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर अप टू हाफ mn vn स्केयर। अब बॉडी जो रोटेट कर रही है तो हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। कैसे, ये देखिए, मान लिया ये कोई रॉड है, ये घूम के यहां चली जाती है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस r है और मान लिया इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस r डैश है, लेकिन ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो डिस्टेंस तो सबने अलग कवर किया, यानी कि वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरी पे है, लेकिन सबका एंगल कवर्ड जो है वो एक जैसा है। एंगल कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं v1 को r1 ओमेगा, v2 को r2 ओमेगा। मैं यहां v1 इक्वल टू r1 ओमेगा 1, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा 2 नहीं ले रहा हूं क्योंकि ओमेगा सेम है। ऐसे ही vn हो जाएगा rn ओमेगा। तो ये वैल्यू जब मैं ऊपर रखता हूं, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1, v1 की वैल्यू r1 ओमेगा स्केयर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्केयर अप टू हाफ mn rn ओमेगा स्केयर। इन सब में देखिए ओमेगा स्केयर और हाफ ये कॉमन है तो हम इसे बाहर रख देते हैं। हाफ अंदर बचेगा m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर अप टू mn rn स्केयर और ओमेगा स्केयर। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी कि इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। k इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्केयर, वेयर i इज इक्वल टू m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर अप टू mn rn स्केयर, या फिर i इज इक्वल टू समीशन mi ri स्केयर i फ्रॉम 1 to n is called moment of inertia of the body, moment of inertia of the body about the given axis, about the given axis। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी। हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। देखिए, जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है। अगर बॉडी ऑलरेडी टर्निंग है तो उसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो जाती है। दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज ए टॉर्क देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल। इसका मतलब अगर बॉडी में टॉर्क है तो हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या होता है, मान लिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। सेम अगर मान लिया मास m1 है, ये r1 है और इस पे फोर्स F1 लगाया जाता है,
तो इसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा टो1, दैट विल बी R1 क्रॉस F1। इसको हम लिख सकते हैं R1 इंटू फोर्स को लिख सकते हैं M1A1, जहां A1 इस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो है, या फिर R1 इंटू M1, मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू R अल्फा होता है, सो आई कैन राइट A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा 1। अब ध्यान दीजिए, पूरी बॉडी पे टॉर्क एक जैसा लग रहा है, टॉर्क एक जैसा लग रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक जैसा होगा। इसका मतलब हम इसमें भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 लेने की बजाय केवल अल्फा लेंगे। सो टॉर्क 1 हो गया M1 R1 स्केयर अल्फा। इसी तरह से टॉर्क 2 हो जाएगा M2 R2 स्केयर अल्फा। टो1, टो2 ये अलग अलग पार्टिकल्स पे लगने वाले टॉर्क हैं। टोटल टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n। तो इसकी वैल्यूज अगर हम रखते हैं, इट विल बी M1 R1 स्केयर अल्फा प्लस M2 R2 स्केयर अल्फा अप टू Mn Rn स्केयर अल्फा। ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। इट विल बी M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर अप टू Mn Rn स्केयर अल्फा। और ये आपका फिर से वही जाना पहचाना बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बराबर हो गया I अल्फा। ये आपका टॉर्क I और अल्फा में रिलेशन आ गया। ध्यान दीजिए, विच इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है ये? F इज इक्वल टू ma इन लीनियर मोशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, F की जगह टॉर्क आ जाता है, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह अल्फा। तो m क्योंकि लीनियर इनर्शिया है, तो जो I है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रिलेशन है टॉर्क का, I का और अल्फा का। ये हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। डायग्राम बिल्कुल वैसे लगाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉडी जो कि रोटेट कर रही है ऑलरेडी, उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। टॉर्क नहीं लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन हाँ अलग अलग बॉडी का अलग अलग लीनियर मोमेंटम होगा। जैसे एक पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो है वो r1 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम L1 हो जाएगा M1 V1 R1। इसको लिख सकते हैं M1 V1 की जगह R1 ओमेगा R1। यहां मैंने ओमेगा 1 नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा। टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हम नहीं लेंगे, तो वहां क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा आएगा, यानी कि L1 हो गया M1 R1 स्केयर ओमेगा। इसी तरह से L2 हो जाएगा M2 R2 स्केयर ओमेगा। अगर पूरी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है, तो इट विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। सबकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, M1 R1 स्केयर ओमेगा प्लस M2 R2 स्केयर ओमेगा अप टू Mn Rn स्केयर ओमेगा। इसमें से ओमेगा कॉमन लिया जा सकता है, इट विल बी M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर अप टू Mn Rn स्केयर ब्रैकेट ओमेगा। अगेन दिस इज अ फैमिलियर रिलेशन I। तो L आपका हो गया I ओमेगा, विच इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है ये? P इक्वल टू एम वी के। तो m की जगह I, v की जगह ओमेगा और p की जगह L। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वो इसी की टर्म्स में चलता है क्या ये? जैसे हमें पता है कि किसी बॉडी को अगर हम एक एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, और क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं हम m1 लेते हैं, ये r1 लेते हैं, ये m2 लेते हैं, ये r2 लेते हैं, ये
m3 ले लिया, ये r3 ले लिया, तो I जो है दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। मैं बार बार लिख रहा हूं इसको, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अभी मैं क्या करता हूं कि लेट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर सिमिलर। अगर बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम होंगे तो सबके मास बराबर लिए जा सकते हैं। लेट m1 इक्वल टू m2 अप टू mn, और वो सबको m ले लेते हैं हम m। तो मेरे पास I जो आ जाएगा, ये सारे m है तो m कॉमन आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर rn स्क्वायर। अब क्योंकि बॉडी में n पार्टिकल्स माने हैं मैंने, तो मैं n से डिवाइड कर देता हूं और n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। m एक पार्टिकल का मास था, n पार्टिकल्स हैं, तो mn जो है m इज इक्वल टू mn, टोटल मास ऑफ बॉडी। तो I कैन बी रिटन एज कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। और मान लिया ये जो पूरी है, ये एक तरह से हर एक पार्टिकल की अलग अलग दूरियां हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इनका मैंने स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया, एवरेज ले लिया ना। और अगर मैं इसका रूट कर दूं तो लेट k इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n। अगर मैं k इसकी वैल्यू को रख लूं, इसे मैं कहता हूं k इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस थे मैंने उनका पहले क्या किया, ध्यान दीजिए, RMS लिखा है मैंने, रूट मीन स्क्वायर, इसे RMS भी लिखते हैं, RMS डिस्टेंस। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। उल्टे से शुरू करेंगे, पहले सबका स्क्वायर किया, फिर उनका मीन किया और फिर उसका रूट ले लिया। सबसे पहले देखिए, मैंने सारे डिस्टेंसेस जो थे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r1 डिस्टेंस था, r2 था, अलग अलग पार्टिकल के, उनके स्क्वायर किए, फिर उसका मीन किया और फिर उसका रूट ले लिया और उसको नाम दे दिया k। तो ये जो k है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, आई विल गेट I इज इक्वल टू m। ये जो इसका स्केयर हो गया ना, k स्केयर। इसका मतलब ये जो रूट मीन स्केयर वैल्यू है सारे डिस्टेंसेस की, उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की। एक और डेफिनेशन है, और वो क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मान लिया सारी बॉडी का मास हम एक पॉइंट पे मान लें, किसी एक पॉइंट पे मान लें, ये पॉइंट पे सारी बॉडी का मास है और ये जो दूरी है वो k है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं मान रहा हूं मैं, एक ऐसा पॉइंट जिसपे मैं सारी बॉडी का सारा मास मान लूं और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इतना हो कि उस डिस्टेंस के स्केयर को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने से मुझे बॉडी का एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, तो वो जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाएगा। दोबारा से सुनिए, अगर मैं किसी बॉडी के सारे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लूं और उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी इतनी हो कि उस दूरी के स्केयर को अगर मैं बॉडी के टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं, and I will get the actual moment of inertia of the body about that axis, then that distance is known as radius of gyration। ये हमारे पास एक और डेफिनेशन हो गई रेडियस ऑफ गायरेशन की। तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम L में ये रिलेशन होता है। ये कैसे होता है अब हम वो फाइंड आउट करेंगे।
देखिए सबसे पहले वी नो दैट, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर L देखें, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर आपका एक तरह से रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है, P लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, L एंगुलर मोमेंटम है। डिफरेंशिएटिंग, इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हो जाता है dl बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ r क्रॉस p। अब ध्यान दीजिए प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो एक बार तो हम करेंगे dr बाय dt और क्रॉस p प्लस r एज इट इज रखेंगे, बीच में क्रॉस भी एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे p का, तो dp बाय dt। अब ध्यान दीजिए dr बाय dt v हो जाता है, v क्रॉस मोमेंटम को mv लिख सकते हैं प्लस r क्रॉस dp बाय dt होता है फोर्स r क्रॉस f। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, m बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, v क्रॉस v बचेगा और प्लस r क्रॉस f टॉर्क वेक्टर होता है। सिमिलर वेक्टर जो होते हैं, सेम वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टॉर्क dl बाय dt। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। ये रिलेशन होता है टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम L में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये बिल्कुल जैसे F इज इक्वल टू dp बाय dt होता है उसके सिमिलर ही है, F की जगह टॉर्क आ गया, P की जगह L आ गया। देखिए ये हमारा अगला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद दिला देता हूं। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे तो dp बाय dt जीरो हो जाएगा, यानी कि dp जीरो हो जाएगा। dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, वो जीरो, इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब p जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ये रिलेशन और ये रिलेशन सिमिलर है, इसकी जगह यहां पे f है, p की जगह यहां l है। अब अगर मैं यही रिलेशन, इस वाले रिलेशन को उठाते हैं, इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dl बाय dt इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dl जीरो, यानी कि अगर बॉडी पे कोई टॉर्क ना लगे तो उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अब हमें यह भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। तो अगर दो कंडीशन दे दी जाए कि एक कंडीशन में ये I1 है, ये ओमेगा 1 है, एक में I2 ओमेगा 2 है, तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। कब, जब बाहर से कोई टॉर्क ना लगे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज एक रोटेटिंग टेबल है, एक रोटेटिंग टेबल पे एक पर्सन हाथ में दो डंबल लेके खड़ा है और हाथ फैला के रोटेट हो रहा है। अब जब वो उस टेबल पे ऐसे खड़ा है और उसके हाथ जो हैं फैले हुए हैं, डंबल ऐसे हैं, तब वो रोटेट कर रहा है। यानी कि ये जो पूरा पर्सन है विद डंबल, वो एक सिस्टम है या एक बॉडी है जिसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I1 है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी मान लिया ओमेगा 1 है। अब वो हाथों को पास ले आता है, हाथों को पास लाएगा तो I कम हो जाएगा, क्योंकि I होता है m k स्क्वायर, k यानी कि वो जो डिस्टेंस है एक्सियल रोटेशन से वो कम हो गया, k कम हुआ तो I कम हो गया, I कम होगा। अब क्योंकि I ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा I के, I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, I कम हुआ ओमेगा बढ़ा, यानी कि अब जो घूमने की स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने हाथों को क्लोज कर लिया है। हाथों को क्लोज करने से क्या होगा, I कम होगा, I कम होने से क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा यानी कि वो तेजी से रोटेट होगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल है। इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल आपके पास अवेलेबल हैं। पढ़ रहा हूं, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम हाफ
कीपिंग मास एज सेम व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब अगर रेडियस हाफ हो जाती है तो ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था एम के स्क्वायर, के हाफ हो गया तो आई क्या हो जाएगा, मान लिया I1 आपके पास आई था, I2 कितना हो जाएगा I/4 क्योंकि के हाफ हो गया। अब अगर ω1 इज इक्वल टू ओमेगा है तो ω2 कितना होगा, सिंस कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल है। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, तो यहां से ω2 क्या आ जाएगा, I1 ω1 बाय I2, I1 हो गया आपका I2 हो गया I/4 इंटू ω1 को ओमेगा ही लेते हैं, आई से आई कैंसिल ही आ जाएगा 4 ओमेगा। अब आपको याद होगा मैंने बताया था ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है, जहां t जो है वो टाइम पीरियड है, अपनी एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करती है उसका टाइम पीरियड t है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2π/t2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2π/t, 2π से 2π कैंसिल, तो आपका t2 आ गया t/4, t था 24 आवर्स बाय 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आवर्स आएगा, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अब 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर देगी, यानी कि हमारी जो दिन की अवधि होगी वो 24 घंटे की बजाय केवल 6 घंटे हो जाएगी, बहुत जल्दी से दिन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं।